हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक एंड द चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है ये। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था अबाउट फोर्स एंड इट्स टाइप्स। अभी हम इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके कुछ एप्लीकेशंस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर I want to share you one or two names. Those are very relevant with these studies. Okay, first is Galileo Galilei, who performed various experiment to reach out some decision कि ये force और motion में क्या क्या relation है। And then after जो ये 3 laws of motion जो इस chapter में हम study करेंगे, वो जो दिए laws वो दिए मिस्टर सर आइजैक न्यूटन। उनके नाम के आगे सर लगता है, आप किसी बुक में अगर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ओनली न्यूटन वर्ड ही यूज़ करते हैं वाइल स्टडिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलियो गैलीली जो थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? चलिए, गैलीलियो गैलीली जो थे उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ही सेज कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहले वो देख लेते हैं। ही टेकन 2 इंक्लाइंड प्लेन्स, 2 इंक्लाइंड प्लेन्स लिए उन्होंने, कुछ इस तरीके के थे। ओके, दोनों सेम हाइट के थे। सेम हाइट के थे एंड सेम इंक्लाइनेशन के। ओके, कुछ इस तरीके के 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए। अब इन दोनों में क्या खास बात थी? इनका इंक्लाइनेशन सेम था। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्लाइनेशन? इंक्लाइनेशन किसी भी प्लेन का दूसरे प्लेन से जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये जो प्लेन है इसका इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइनेशन है दैट इज। एंड इन दोनों की जो वर्टिकल हाइट थी वो भी इन्होंने सेम रखी। बोथ आर h। ओके, नाउ अब उन्होंने ये तो ले लिए इंक्लाइंड प्लेन, बट What kind of experiment he performed? He performed कि उन्होंने जब ये आमने सामने रखा इन दोनों प्लेन्स को और यहाँ पर एक पर्टिकुलर सर्टेन हाइट से जब कुछ उन्होंने मार्बल के कुछ पीस को स्लाइड करवाया, तो उन्होंने जिस वर्टिकल हाइट से ये मार्बल को स्लाइड करवाया था, यहाँ से आते टाइम जब वो मार्बल यहाँ नीचे आया एंड नीचे आने के बाद बिकॉज उसमें वेलोसिटी थी, ऊपर से आ रहा था, वो यहाँ से फिर दूसरे इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्लाइंब अप कर गया। एंड ये क्लाइंब अप कितनी हाइट तक किया? जितनी हाइट से ये आया था उतनी हाइट तक इस मार्बल ने क्लाइंब अप किया। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म्ड। अब नेक्स्ट स्टेप इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप जो ये सेकंड मार्बल था इसका इंक्लाइनेशन, इसकी जगह पर उन्होंने एक दूसरा प्लेन लिया जिसका इंक्लाइनेशन थोड़ा इससे कम था। लेट्स से कि ये ब्लू लाइन से जो मैं शो कर रहा हूं कि अब नया इंक्लाइनेशन ये हो गया। देन अगेन उन्होंने जो सेम ये पहले वाली हाइट थी इसी हाइट से मार्बल को दोबारा स्लाइड करवाया। यहां से जब वो मार्बल उन्होंने दोबारा स्लाइड कराया, एक उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि पहले जो मार्बल सिर्फ यहां तक गया था और ये हाइट उसने अटेन करी थी, लेकिन अब क्योंकि इंक्लाइनेशन थोड़ा और कम हो गया, ये जो एंगल था ये वाला एंगल और ये थीटा से कम है, तो जब यहां से प्रीवियस सेम हाइट से जब मार्बल को स्लाइड करवाया तो इस बार मार्बल जो था, पहले मार्बल ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, अब जो मार्बल जा रहा है वो और आगे तक जा रहा है। और कितना आगे तक जा रहा है? उतना आगे तक जाएगा जब तक कि वो अगेन ये सेम वर्टिकल हाइट गेन नहीं कर ले। दिस हाइट, ये भी उसने सेम वही हाइट अटेन करी। लेट्स से कि अगर यहाँ पर a हाइट थी, ओके, सो दिस इज ऑल्सो a एंड दिस इज ऑल्सो a। मार्बल ने अगेन उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया जब तक कि वो सेम वर्टिकल हाइट गेन नहीं कर लेता।
फिर उन्होंने एक सेकंड स्टेप और किया, अगेन ही डिक्रीज द एंगल, और इस बार उन्होंने फाइंड किया कि इस बार जो मार्बल है वो और आगे तक गया और अगेन उसने वही हाइट अटेन करी जिस हाइट से इस मार्बल को छोड़ा था। देन गैलीलियो सेज कि अगर ये एंगल जो है, जो हम रिड्यूस कर रहे थे, हमने 3 स्टेप में रिड्यूस किया, पहले मैंने ग्रीन से लिखा है, फिर ब्लू से, और फिर ये ब्लैक से जो एंगल बन रहा है, वी आर कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग दैट एंगल। अगर इस एंगल को रिड्यूस करते हुए अगर हम 0 एंगल कर देते हैं, मीन्स कि अगर ये लाइन जो यहाँ से मार्बल आए और वो प्लेन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्लाइड करे, तो देन वो मार्बल कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वो पीस, जो भी पीस ऊपर से स्लाइड होके आ रहा है, वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज the tendency of these the marble which sliding from this height, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उस हाइट को अचीव करना जो जिससे वो स्लाइड करता हुआ स्टार्ट हुआ है। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो हॉरिजॉन्टल तो आगे तक कंटिन्यूसली उस सरफेस पे चलता ही जाएगा जब तक कि वो उस हाइट को अटेन नहीं कर ले। लेकिन क्या ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहे, आप उसको एक किसी हाइट से फॉल करे, स्लाइड करवाएं और वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहे। लेट्स से कि अगर कोई गार्डन है, उसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ किड्स हैं जो स्लाइड के ऊपर बैठे हैं, और जब वो स्लाइड से स्लाइड करते हुए नीचे आए उसके बाद वो रुके ही नहीं, वो कंटिन्यूटी में उस हॉरिजॉन्टल पार्क में या जिस भी लैंड के ऊपर वो लैंड कर रहे हैं फ्रॉम द स्लाइड, वहां से वो कंटिन्यूटी में मोशन करते ही जाएं। ऐसा नहीं होता। रीजन बिहाइंड दैट, रीजन इज देयर इज सम अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट। अब वो अनबैलेंस फोर्स क्या हो सकते हैं, वो फ्रिक्शन हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इस तरीके के कुछ अनबैलेंस फोर्स होते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किए, उनके बाद में इन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया सर आइजैक न्यूटन ने, और स्टडी करने के बाद उन्होंने इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की क्या स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, या अगर वो पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस मोशन को कंटिन्यू करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक कि उस फोर्स, उसके ऊपर जो वो ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है या रेस्ट में है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, वो अपनी स्टेट को नहीं छोड़ेगा, वो उसी स्टेट में बना रहेगा। और वो चाहे स्टेट अगर रेस्ट की है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा। तो अब देखिए, जो मैंने दोबारा उसी एग्जाम्पल पर आते हैं जो मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा है जो किसी पार्क में किसी स्लाइड से नीचे की साइड में आ रहा है। जब वो जैसे ही वो नीचे की साइड में लैंड करता है, तो जब वो लैंड पर आता है, पार्क में जो ग्रास वगैरह होती है, जब वो वहाँ आ जाता है तो उसके बाद क्या वो आगे जाता है? नो, वो वहीं रुक जाता है। तो वहाँ पर ये अनबैलेंस फोर्स कौन सा है? वहाँ पर अनबैलेंस फोर्स है द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन दैट किड एंड द लैंड। वो उस लैंड की वजह से रुक जाता है। या फिर जब वो स्लाइड होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि जब हम हवा के लैंड से स्ट्राइक करते हैं तो वो भी एक फोर्स लगता है, उसकी वजह से भी आगे की साइड में मोशन नहीं करता है वो किड। ठीक है स्टूडेंट, एक और चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मोशन है वो बनी रहती है अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं लगता। इसी चीज़ को एक दूसरे डेफिनेशन, जो इसी फर्स्ट लॉ को दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट किया गया है, आपकी बुक्स में भी है कि द सब्सटेंसेस और द ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फोर्स अगेंस्ट देम। जो उनके ऊपर कोई भी अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको रेजिस्ट करने की उनकी टेंडेंसी होती है, और वो जो टेंडेंसी है उसे कहते हैं इनर्शिया। देखिए मैंने यहाँ इनर्शिया का डेफिनेशन लिखा हुआ है, दैट इज inertia, tendency of object to stay at rest
और कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो उस मोशन को मेंटेन रखेगा। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया एंड ड्यू टू दैट ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि हम इस पर्टिकुलर जो ये फर्स्ट लॉ है इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। इसके रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी बुक में भी गिवन है। एंड व्हाट आर दोज एप्लीकेशन, अब मैं आपको इसका एक सबसे फर्स्ट एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। दैट इज कि लेट्स से कि वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस। अगर हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हम बस में बीच में खड़े हैं या बैठे हैं या किसी भी व्हीकल में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो हमें एक जर्क लगता है, हम आगे की साइड में हम मूव करते हैं। सडन एक जैसे जर्क होता है वैसा। समटाइम कुछ अगर आगे कोई सीट वगैरह है या कोई चीज़ है तो उससे हमारा सिर भी टकरा जाता है, इस तरीके से होता है। यू हैड लिसन अबाउट फ्यू एक्सीडेंट्स की सडन ब्रेक लगी, जो पैसेंजर्स थे वो आगे की साइड में हिट हुए, उनको चोटें लगती रहती हैं। सो इस तरीके से होता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थिंग एंड द फर्स्ट लॉ? रिलेशन मेंटेन करते हैं। रिलेशन ये है कि जब हम बस में बैठे हैं और वो बस अगर मोशन में है तो हमारी बॉडी भी सेम उसी मोशन में आ जाती है, लेकिन जब वो सडन ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो वो बस तो रुक जाती है लेकिन हमारी बॉडी जो है वो मोशन में बनी रहती है और वो सडन ही आगे जाती है, तो उसे एक जर्क फील होता है। इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, सीट बेल्ट्स लगाई जाती हैं ताकि जब वो जर्क लगे, बॉडी अगर सडनली आगे जाती है तो उससे एक्सीडेंट से बचा जा सके। इसीलिए सेफ्टी बेल्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। यूज सेफ्टी बेल्ट्स, जो ड्राइविंग के टाइम पे बेल्ट्स जरूर लगाइए। ओके, इसके अलावा इसके और भी बहुत से एप्लीकेशन हैं, आपकी बुक में भी हैं और एक्स्ट्रा कई अदर बुक्स से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्जाम में। 1 और 2 मार्क्स का कोई एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट दी होगी और उसको आपको रिलेट करना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, लेकिन आपको ये बताया नहीं जाएगा, आपको जस्ट एक क्वेश्चन पुट किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है while beating the carpet, उसमें से डस्ट क्यों निकल जाती है, डस्ट गोन अवे फ्रॉम दैट कारपेट। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो कारपेट है वो स्टेशनरी है, जैसे ही सडन हम कारपेट के ऊपर कोई डंडा वगैरह मारते हैं तो उससे क्या होता है, कारपेट के जो कारपेट है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो थ्रेड्स हैं वो तो मोशन में आ जाते हैं, बट जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, तो उन्हें जर्क फील होता है और वो उससे बाहर आ जाते हैं। इसी तरीके की कुछ और आप इसमें और भी स्टेटमेंट्स हैं जो आप उन स्टडी कर सकते हो। वाइल टेकिंग टर्न, अगर कोई गाड़ी एकदम से कोई एक नैरो टर्न ले रही है स्पीड पे जाते टाइम, तो उस टाइम पे जो पैसेंजर होते हैं वो उस साइड में झुक जाते हैं या दूसरी साइड में उसी साइड में झुकते हैं जिस साइड में टर्न ले रहे होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है कि एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, जो व्हीकल जब मूव कर रहा होता है तो हमारी बॉडी भी उसके साथ मूव कर रही होती है, लेकिन जैसे ही सडनली वो व्हीकल जब टर्न लेने लगता है तो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट मोशन में थी, लेकिन व्हीकल ने टर्न ले लिया, तो अब क्या होगा, वहाँ पर भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा और हमें एक जर्क फील होगा। तो इस तरीके से और भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अच्छे से स्टडी करने हैं और उनको रिलेट करना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ अबाउट इनर्शिया कि देखिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या है कि एक ग्लास लिए हुए हैं दो, उन ग्लास के ऊपर कुछ इस तरीके से कुछ पेपर रखा हुआ है। मैं यहाँ बना देता हूँ। ये एक ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोई कार्डबोर्ड का पीस या कुछ इस तरीके से रख दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है यहाँ पर। लेट्स से दिस इज अ 5 रुपी कॉइन। ठीक है, ये कोना यहाँ तक आएगा भी ताकि इसके ऊपर रेस्ट कर सके ग्लास के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से कुछ इसके ऊपर यहाँ पर देखिए एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन है। एंड
आप अपने फिंगर टिप से इस कार्डबोर्ड को जस्ट स्ट्राइक करेंगे, जैसे कैरम बोर्ड में हम स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं, वैसे इसको स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही हम इसको स्ट्राइक करेंगे, ये जो कॉइन है ये कार्डबोर्ड आगे यहाँ गिरेगा, बट जो कॉइन है वो इसके अंदर गिरेगा, ग्लास के अंदर। यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर होम, अच्छे से होगा। एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है, कुछ नहीं है, एक ग्लास लेना है, उसके ऊपर कोई एक कॉइन रख लीजिए, थोड़ा सा वेट वाला कॉइन होना चाहिए, 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़। कंजूसी मत कीजिएगा, 1 या 2 रुपीज़ का कॉइन रखोगे तो हो सकता है कि ना हो, ठीक है। तो ये कॉइन इसके अंदर गिर गया, लेकिन ये कार्डबोर्ड जो था वो आगे चला गया जैसे हमने कार्डबोर्ड को स्ट्राइक किया, जबकि जो कॉइन था वो रखा कहाँ हुआ था? कार्डबोर्ड के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये कॉइन और कार्डबोर्ड दोनों रेस्ट पोजीशन में थे, हमने जब मोशन दिया, हमने जब स्ट्राइक किया, तो हमने इस कार्डबोर्ड पे स्ट्राइक किया, तो उससे कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, बट ये जो कॉइन था ये ड्यू टू इनर्शिया अपनी पोजीशन में बना रहा, और ये कार्डबोर्ड इसके नीचे से निकल गया और ये इधर नीचे ग्लास में गिर गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई कि जो कॉइन है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी कॉइन लीजिएगा, 5 या 10 रुपीज़ का, तो वो आपको एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेगा। तो इससे हमें एक बात और पता लगती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा, मास पता है ना, वेट और मास का डिफरेंस मैं आपको पहले प्रीवियस कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप वो देख सकते हो। तो जितना ज़्यादा मास होगा वो उसमें इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास और इनर्शिया क्या एक ही चीज़ है? तो आंसर इज नो, मास और इनर्शिया में डिफरेंस है। इनर्शिया जो है वो ऑब्जेक्ट की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट या रेजिस्ट द फोर्स किसी भी फोर्स को रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है वो प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन मास क्या है? मास वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है, किस मैटर, उसके अंदर कितना मैटर है क्वांटिटी में, वो है। याद रखिएगा, इनर्शिया एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और मास जो है वो उसके अंदर जो मैटर है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी क्वांटिटी को बताती है, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। माई नंबर इज 9214029420। दिस इज माई मोबाइल नंबर। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास है, फिर भी आप कॉल कर सकते हो आफ्टर इवनिंग में 6:30 के बाद। इससे पहले मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, तो आप 6:30 के बाद कॉल कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं इसका पार्ट 3 भी अपलोड करूँगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, बाय।